For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. चलिए, तो हम लास्ट क्लास को रिकॉल करें पहले क्या कराया था. शुड आई आस्क द क्वेश्चंस? डन विद दैट कॉन्सेप्ट एवरीवन? एनीवन न्यू? चलो, अभी आपको लास्ट क्लास नहीं आएगी समझ, अभी आज की क्लास में आप देखेंगे. लास्ट क्लास में ये हमारी कौन सी क्लास है ये बताओ मुझे पहले. सो दिस इज अवर क्लास नंबर 4, राइट? ऑल राइट. तो हम लोग चैप्टर 2 कर रहे हैं नए बच्चों के लिए. चैप्टर 2 डिमांड कर रहे हैं, ठीक है? डिमांड कितने मार्क्स का है? चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट और 3 मिला के 21 से 24 मार्क्स का वेटेज रखता है. जहां पे हमने 2-3 क्लासेस में क्या क्या सीखा है. हमने डिमांड की डेफिनेशन, क्रिएशन, एक्सप्रेशन, साथ साथ मैंने आपको सिखाया था, याद करो वो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. डिमांड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जहां पे मैंने बहुत सारी मल्टीपल चीजें सिखाई. अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी जो इस बार के मॉक पेपर में आया हुआ है, देखते हैं कौन आंसर करता है. इट इज बेस्ड ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल. The demand of a commodity increases because other people are also buying it. Option A, Veblen effect. Option B, Snob effect. Option C, demonstration. Option D, bandwagon. The demand for a commodity rises because other people are also buying it. Option Snob, Veblen, demonstration, bandwagon. कौन सा effect है? गलत. Answer is bandwagon effect. बिकॉज जब भी डेमोन्स्ट्रेशन की बात आती है तो एबिलिटी उसकी औकात है तो मेरी भी औकात है, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन. पर अगर मैं बैंड वेगन की बात करती हूं, अगर कोई मेरा जानने वाला है वो ले आया क्योंकि उसको अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, फैशनेबल और स्टाइलिश, सो आई एम डिमांडिंग फॉर अ कमोडिटी बिकॉज अदर्स आर ऑल्सो बाइंग इट बिकॉज आई एम ऑल्सो लाइकिंग इट. अब वो अदर कौन है? मे बी दोस्त है, मे बी सेलिब्रिटी है, मे बी इन्फ्लुएंसर है. So it is bandwagon. There is a thin line difference between bandwagon and Veblen. Oh sorry, bandwagon and demonstration. Demonstration कहता है वो ला सकता है, उसकी हैसियत है तो मेरी भी है, वो अफोर्ड कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ. वो लाया, मुझे भी अच्छा लगा, नोन एज bandwagon. यहाँ एबिलिटी की बात नहीं है. ये क्वेश्चन आया हुआ है मॉक पेपर में. अच्छा, फिर मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग के बाद लॉ ऑफ डिमांड कराया. लॉ ऑफ डिमांड और कौन ही डिमांडेड में अंतर देखा, डिमांड स्केड्यूल देखा, डिमांड कर्व देखा. फिर डिमांड कर्व के कारण पढ़ रहे थे और डिमांड कर्व का जो कारण पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था. सेकंड कारण क्या था? प्राइस इफेक्ट इज इक्वल इनटू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस, है ना? यही पढ़ा है अभी तक. अच्छा, ये मैंने आपको किसके लिए सिखाया था? नॉर्मल गुड, फिर इंफीरियर गुड, फिर याद आ गई ये सारी बातें? अच्छा, आज हम ना इसी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, गिफन गुड्स को अभी डिटेल में आज देखेंगे. अच्छा, गिफन गुड में मैंने ये सिखाया कि लॉ ऑफ डिमांड नहीं लग रहा है. लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है प्राइस इफेक्ट. अब वो देखो, ये लास्ट क्लास में प्राइस इफेक्ट मतलब लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल. अब लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल का मतलब क्या होगा? प्राइस गिरा होगा, डिमांड बढ़ी होगी. अब प्राइस बढ़ा होगा और डिमांड गिरी होगी, इसका मतलब हो गया प्राइस इफेक्ट. और वो कब आता है? जब ये दोनों इफेक्ट से जुड़कर हमारा क्या आता है? जब ये दोनों इफेक्ट हमें दिखते हैं तो दोनों को जुड़कर क्या बनता है? प्राइस इफेक्ट. अब मैंने आपको सिखाया गिफन गुड्स में सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं. याद आ रहा है आपको ये बात? देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन इन गिफन गुड बिकॉज गिफन गुड ऑलरेडी सबसे घटिया क्वालिटी के गुड है, तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं. जब सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं तो प्राइस गिरने से रिलेटिवली चीपर की डिमांड नहीं बढ़ती. तो यहां पर मैंने प्लस क्या करा? कितनी यूनिट प्लस करी? फिर मैंने बोला इनकम इफेक्ट, मैंने बोला प्राइस गिरा, ठीक है, तो रियल इनकम बढ़ी और गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, तो डिमांड क्या हुई होगी? अब डिमांड, जब प्राइस गिरने से डिमांड कम हुई है तो यहाँ पे डिमांड कम हुई है तो माइनस कर दो, -10, -5 वॉट एवर, +10 -10 क्या हो गया? -10.
तो लॉ ऑफ डिमांड क्यों नहीं एप्लीकेबल हो रहा है? क्योंकि यहां पे प्राइस गिरने से डिमांड गिरी रही है। तो प्राइस गिरने से जब डिमांड गिरती है तो लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल। ये मैंने लास्ट क्लास में गिफिन गुड्स के लिए आप लोग को सिखाया था। ये लास्ट क्लास टॉपिक है। अब मैं और आगे चलूं तो यहां पर जस्ट अ सेकेंड, हमने देखा रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, जहां पे मैंने आपको सिखाया था प्राइस इफेक्ट इज इक्वल इन टू सब्स्टिट्यूशन प्लस इनकम, और वो मैंने आपको सारी कैटेगरी में पढ़ाया। अब आता है ये वाला, ये एक और रीजन है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये भी एक रीजन है ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब मैम लॉ ऑफ डिमांड का रीजन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू कैसे हो सकता है? अब इसका एक रीजन है, देखिए, एक तो पहली बात एल्फ्रेड मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल दोनों का नाम बार बार, एल्फ्रेड मार्शल इज द फादर ऑफ नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स। दोनों ने एक ही कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने लॉ ऑफ डिमांड दिया और इन्होंने ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिया। दोनों कॉन्सेप्ट मार्शल ने दिए। तो इन्होंने लॉ ऑफ डिमांड के रीजन को जस्टिफाई किससे कर दिया? ऑब्वियसली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जाहिर सी बात है, अपने लॉ को डिफेंड करने के लिए इन्होंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू का रीजन दिया। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिटेल में तो आप फ्यूचर में पढ़ोगे, पर अभी एक बात समझना, ये डिमिनिश हो रही है यूटिलिटी, और यूटिलिटी यानी एडिशनल यूटिलिटी, यानी कि आपको जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो गिरी जा रही है। अब गिर रही है तो वो लॉ ऑफ डिमांड से उसका क्या लेना देना, देखते हैं। एक तरफ मैं लिख रही हूं प्राइस, एक तरफ लिख रही हूं मार्जिनल यूटिलिटी इन कमोडिटी एक्स। इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में आप कंज्यूमर बिहेवियर में देखोगे, यहां पे थोड़ा ग्लिम्स में देख रहे हो। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स एंड द प्राइस। Now marginal utility in commodity X, let's suppose price is of, छोले भटूरे की बात करते हैं, बीकानेर के छोले भटूरे खाते हो तो प्राइस कितना है बीकानेर के छोले भटूरे? 200 रुपए। अब जीवन में एक ही बात हमारी हमेशा होती है, कॉस्ट और बेनिफिट देखते हैं लाइफ में। हम बोल रहे हैं कॉस्ट अपने को 200 पड़ रहा है और हमें इतनी क्रेविंग हो रही है, इतना मन कर रहा है उसको खाने का, मतलब मौसम भी ऐसा है और भूख का टाइम है, मान लो लंच नहीं करा हुआ, तो बेनिफिट ज्यादा होंगे तभी तो इतना इंसान कॉस्ट बियर करेगा। तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है? तो मार्जिनल यूटिलिटी को मैं क्या कह रही हूं? बेनिफिट। और प्राइस को क्या कह रही हूं? कॉस्ट। अब इस केस में बेनिफिट क्या है? कॉस्ट से ज्यादा। विल यू ऑप्ट फॉर इट? से यस नो? पक्की बात है जी। अब मैं मार्जिनल यूटिलिटी को कह दूं 200। अब क्यों 200? यार एक बात बताओ, आप अगर सेम टाइम देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट जो खा सकते हैं 2-3 प्लेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो एक प्लेट के एक भटूरे में डरने में, उनकी बात नहीं कर रही। सो भाई एक समय में वो दूसरी प्लेट वो खाएंगे तो जाहिर सी बात है जो यूटिलिटी है वो गिरेगी, पर प्राइस थोड़ी ना गिर जाएंगे, प्राइस तो उतने ही रहेंगे। अब बताओ बेनिफिट किसके बराबर आ गए? यहां पर इसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ गया। इक्विलिब्रियम का मतलब जितना फायदा उतना वो खर्च कर रहा है। यहां पे भी मामला ओके है जी, पर इसके बाद मामला ओके नहीं है। इसके बाद मामला ओके क्यों नहीं है? अगर आप फिर दोबारा भाई साहब तीसरा कोई छोले भटूरे की प्लेट दे दे, कसम से तीसरी तो खाने वाले नहीं हो, यूटिलिटी क्या होगी? बहुत ही कम हो जाएगी। मैं लगभग बहुत ही ज्यादा गिरा रही हूं 50, पर प्राइस कितना है? तो अब क्या हो गया? अगर मैं बेनिफिट की बात करूं और कॉस्ट की बात करूं, कॉस्ट इज ग्रेटर देन बेनिफिट, वी आर नॉट गोइंग टू ऑप्ट इट। दिस इज द लॉजिक ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पर मैम व्हाट इज द रिलेशन विद लॉ ऑफ डिमांड? नाउ लेट्स सपोज मैं ही खा रही थी ये छोले भटूरे, तो भाई ओनर कहता है, owner is saying, just a second, okay, owner is saying, एक बात बताओ,
अगर आप कोई भी हमारा, आप देखो ये बहुत जगह आपको देखने को मिलता है, अगर आप 2 चीज खरीद लो तो तीसरी पे ऑफर होता है, हाँ या ना? आज के समय आप सेल में भी चाहो तो 2 ले लो तो तीसरे पे ऑफर लगाते हैं, क्योंकि इंसान 2 के बाद तीसरा लेना ही नहीं चाहता। आप शॉपिंग करने जाओ, आपने शॉपिंग करते वक्त, मैं अभी गई, ये चल रहा था सैटरडे संडे, ठीक है, इसमें क्रिसमस एंड ऑल, तो मैं शॉपिंग करने गई, सेल लगी हुई थी। पहली जैकेट नो ऑफर, दूसरी जैकेट के खरीदने में 50% ऑफर, क्योंकि वो बिजनेस मैनेजर सोचता है कि यार वो पहली लेने आया है, वो दूसरी तब लेगा जब दूसरे पे क्या होगा, ऑफर। अब इसी सेम छोले भटूरे में, क्योंकि मैंने 2 प्लेट कॉन्सिक्यूटिवली ले रही थी, उसने बोला जो तीसरी प्लेट लेगा उसको बस उस प्लेट का 10% देना है। अगर तीसरी प्लेट कितना बोलो, और बेनिफिट कितना है, तो हो गया बेनिफिट ग्रेटर देन कॉस्ट, तीसरी प्लेट भी ले ली जाएगी। यही रियलिटी में बिजनेस है। आज अगर हमें अपना सामान बेचना है ना, तो दूसरा या तीसरा कम प्राइस में दे दो, क्योंकि सबको पता है कस्टमर आएगा पहले में तो उसकी यूटिलिटी ज्यादा, वो ज्यादा पे करेगा, दूसरे में भी पे कर देगा, पर तीसरे में वो पे या चौथे में वो पे नहीं करेगा, और तीसरा या चौथा बेचना है तो प्राइस तो वही कम करने पड़ेंगे। तो वहां पे क्या आ जाएगा, बताओ जल्दी से, लॉजिक निकल आया? लॉजिक कह रहा है लोअर द प्राइस, लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड। यहां पर आपने डिमांड करी है और यहां पे हाई प्राइस था और क्या था, लो डिमांड था, यहां आपने ऑप्ट नहीं करा था। तो दिस इज अ फर्स्ट रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक बार पढ़ते हैं जल्दी से, क्या कह रहा है? दिस लॉ स्टेट्स दैट विद द कंजम्पशन ऑफ द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन। भाई साहब होगा ही ऐसा, हर जगह ऐसा होता है, इट हैपेंस। और अगर आप कहीं पे भी शॉपिंग करते हैं तो वाउचर आपको सेकंड शॉपिंग के लिए मिलती है, फायदा हमेशा सेकंड के लिए मिलता है, क्योंकि इंसान सेकंड लेता ही नहीं, तो सेकंड में फायदा होगा तभी तो लेगा, फर्स्ट तो लेगा ही ना, क्योंकि फर्स्ट में बेनिफिट ज्यादा और कॉस्ट कम है, और सेकंड में उसको क्या लगने लगता है, बेनिफिट कम कॉस्ट ज्यादा। तो अगर कॉस्ट कम कर दी जाए तो वो लेगा ना, तो ऑफर वहां पे लॉ ऑफ डिमांड लगा दो। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन इट्स यूटिलिटी और यूजफुलनेस। अगर मुझे कोई चीज यूजफुल नहीं लग रही, मैं काय को खरीदूंगी, नेवर। इफ ही गेट्स मोर सेटिस्फैक्शन ही विल पे मोर। सेटिस्फैक्शन पहले में कितना मिल रहा था, 300, 200 रुपए पे कर रहा था। अब ही गेट्स लेस यूटिलिटी, कितना, 50। ही विल बाय द एडिशनल यूनिट्स ओनली एट, अगर प्राइस कितना मिलेगा, 20। पर अगर प्राइस यहां पर क्या कर दूं, 200, और यूटिलिटी 50 है, कौन बंदा ले रहा है, कोई नहीं ले रहा। सो कहते हैं, एंड दिस लॉ ऑफ डिमांड, दिस इज लॉ ऑफ डिमांड विच सेड दैट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज मोर एट एंड लेस एट। It is therefore rightly said that the demand curve is downward sloping because of, क्या क्लियर हो गया, ये लॉजिक क्लियर है? तो इसी थ्योरी को हमने पढ़ा है, पर इसको कॉपी कर लो जल्दी से, इसी चीज को कॉपी करेंगे। और ये दोनों ही कॉन्सेप्ट किसने दिए, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू, अल्फ्रेड मार्शल। नहीं लेता। जीवन में एक ही बात है कि जब भी कॉस्ट और बेनिफिट तक चलेगा, 50 तक भी चलेगा। अगर कॉस्ट ज्यादा है बेनिफिट से, कोई नहीं लेने वाला। और ये लॉजिक क्या होती है, आगे जाके आप कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ोगे, मैं आपको कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी सिखाऊंगी, वहां पे आप बताओगे कि कॉस्ट बेनिफिट करना सिखाऊंगी, कैलकुलेशन से बता पाओगे कि लोगे या नहीं। मेरे को चीज है, मैं कोई भी चीज लेने जाऊं मार्केट में, दिमाग में लगेगा ना, मेरे हिसाब से तो इसकी औकात इतनी है, पर मेरे को ले रहा है ये इतने। तो अगर आपसे कोई मांग रहा है 100 और आप देना चाहते हो 200, तो आपको तो खुशी मिलेगी ना खरीदने में,
पर कोई मांग रहा है 100 और आप देना चाहते हो 50, तो काय को खरीदोगे? फिर आप ऑप्ट ही नहीं करोगे। लिखो इसको। तो कौन कौन से 2 रीजन हो गए लॉ ऑफ डिमांड के? प्राइस इफेक्ट, और दूसरा क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, जो आज की क्लास में करा है। अब हम देखेंगे इसके बाद, अगर आपका कॉपी हो गया तो मुझे ओके कर दो, मैं अगले रीजन पे चलती हूं। रीजन 1, रीजन 2 डन। अब आता है रीजन नंबर 3। रीजन नंबर 3, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। व्हाट हैपन? अच्छा, अभी आपने देखा पिछले 3-4 दिन से हमें सर्दियां दिख रही हैं। उससे पहले हमें ऐसा लग रहा था ना विंटर्स ही नहीं आ रहे। मतलब वी आर फीलिंग विंटर्स फ्रॉम पास्ट 3-4 days where we have like morning में 8 डिग्री और reach 6 डिग्री ऑल्सो। पर अगर मैं बोलूं इस क्रिसमस के वीकेंड से पहले वाले वीकेंड पे चलते हैं, मतलब लगभग कौन सी तारीख होगी? 25 से पहले कुछ 17-18 के आसपास, मैं 15-16 के आसपास हुआ क्या, जितना मॉल्स थे वहां पे ना बहुत सारा सामान आया हुआ था, स्वेटर्स, जैकेट्स भर भर के था। अब कोई लेने वाला नहीं था। लेने वाला क्यों नहीं था? बिकॉज एकदम से विंटर्स ही नहीं आ रहे थे, और विंटर्स नहीं आ रहे थे, लोग भी लग रहे थे जो चल रहा है पहले का चल रहा है। सो व्हाट हैपेंड, क्रिसमस से पहले वाले वीकेंड में एकदम से सेल आ गई। एकदम शॉपर स्टॉप पे मैसेजेस आ रहे हैं सेल के, सारे मॉल से सेल के मैसेज आ रहे हैं। ये सेल के मैसेज क्यों आ रहे हैं? बिकॉज दे डोंट हैव कस्टमर विद देम। उनके पास कस्टमर ही नहीं था। उनको लगा सर्दियां नहीं आ रही है, मैं इसकी बात, ये 4-5 दिन को हटा दो पहले की, मैं आज से 10 दिन पहले की बात कर रही हूँ। दे वर एक्सपेक्टिंग देयर इज नो विंटर, देयर इज नो कस्टमर। सो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने क्या करा? दे हैव डन सेल लगा दी। सेल में कौन आ गए उनके पास? न्यू लोग आ गए, क्योंकि पुराने लोग तो आ ही रहे। अब व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज हाई, उनको मॉल में सिर्फ क्या दिख रहे थे? फ्यू कस्टमर्स। और जैसे ही उनको लगा प्राइस फॉल, तो यार बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो सेल का वेट करते हैं। वो हमेशा फ्रेश प्राइस पे मार्केट में एंटर ही नहीं होते। और आप भी ये महसूस करो, ऐसा ये राइट है या नहीं? सो मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स वुड स्टार्ट बाइंग इट, बिकॉज सम पीपल जो सोचते हैं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता पहले। अब जैसे प्यूमा का एक जैकेट 6,000 का, लोगों को लगा ये तो कुछ महंगा है, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। पर अगर मैं इस पे 50% सेल लग जाए, तो जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हु प्रीवियसली कुड नॉट अफोर्ड टू बाय, आज के समय 3,000 में दे कैन अफोर्ड इट। सो दिस इज अगेन व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल, नए लोग आ जाते हैं और मार्केट डिमांड, पूरी मार्केट की डिमांड बढ़ती है। और ये सेल लगाने का एकमात्र कारण है, जो लोग जिनकी हैसियत में वो चीज नहीं है। एंड इट्स नॉट आई एम मेंशनिंग जो लोग, मैं खुद इस चीज को अपने बारे में भी बोलती हूँ। आई एम अ रैशनल बायर, आई एम अ रैशनल कस्टमर, आई वेट, आई जेन्युइनली डू शॉपिंग व्हेन देयर इज अ ह्यूज मास सेल इज देयर। तो जनवरी में मुझे लगता है सेल लगती है, जब विंटर जाने वाला होता है, आई बाय अ स्टॉक, I keep it for the upcoming winter. A winter mein when there will be offer, I buy it. Because why to buy at high price? So they know I am which kind of customer. I only enter when prices are less. So I am that customer who is affording at low price. It's okay. Clear हुआ आपको? And the last is डिफरेंट यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। ये आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा, पर बड़ा आसान सा कारण है। ये टेक्निक 3rd और 4th टेक्निकल नहीं है, ना ही आज तक इसमें पेपर में कोई क्वेश्चन है। 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर में एमसीक्यूज 1 और 2 से, और 2 से तो आप जानते हो कितने सारे हैं। शायद मेरी पिछली क्लास 2nd पॉइंट पे निकली है। और 3rd और 4th आर नॉट फॉर एग्जाम, एक भी एमसीक्यू इसका नहीं है, पर हमें कोर्स में कवर करना है। अब क्या है डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी? अगर कोई भी XYZ ABC कमोडिटी आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद लगती है,
तो कम प्राइस में ज्यादा ले लोगे। और अगर कोई भी कमोडिटी जिसका यूज ही नहीं है वो कितने भी कम प्राइस का होगा आप नहीं लोगे। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मॉल गए तो वहां पे मैंने देखा खाना पैक करने के लिए फॉइल पेपर्स मिल रहे थे। फॉइल पेपर समझते हो आप लोग, फॉइल पेपर्स, बटर पेपर, ये खाना पैक करने के लिए पेपर मिल रहे थे। उसने बोला आप 2 लो, 2 के साथ 2 फ्री। अब मान लो मेरे घर पे खत्म हो चुके हैं और मेरे को पता है ये कमोडिटी मेरे लिए बहुत यूजफुल है। हम यूजफुल क्या करते हैं, खाने के लंच भी पैक हो जाते हैं इसमें, साथ साथ हम कोई चीज मतलब रख लेते हैं, पैक करके रख लेते हैं। बटर पेपर है, उसमें कई बार कुक करके भी आप कवर करके रख लेते हो। तो मल्टीपल यूजर, बहुत सारे लोग हैं घर में, सबके अलग अलग लंच जाते हैं, खाना रख लिया जाता है इसमें, तो हमारे लिए इसके यूजेस हैं। अब अगर मेरे को ये सस्ता मिल गया तो मैं ज्यादा ले लूंगी, और मान लो मेरे घर में ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है बहुत सारा, तो मुझे कोई रिक्वायरमेंट है इसको लेने की। सो अगर अ कमोडिटी विद डिफरेंट यूजेस, बहुत सारे यूजेस, जैसे यहाँ पे मिल्क का एग्जांपल लिया, मिल्क इज वेरी यूजफुल। खैर ये आईसीआई का एग्जांपल है मिल्क, पर आप बताओ मिल्क सस्ता कब होता है? अगर मिल्क सस्ता हो गया, मिल गया हमें टेक्निकली, तो अल्टीमेटली हम उसको बहुत सारे यूजेस पे यूज कर सकते हैं, हाँ या ना? और अगर प्राइस उसका ज्यादा है तो हम रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, खाली बच्चे को देंगे या घर में चाय वाय पी लेंगे। तो इफ इट इज लेस वी कैन यूज इट। चलो जी आज गाजर का हलवा भी बना ले, ये भी बना ले, वो भी बना ले, पनीर भी बना ले, मिठाई भी बना ले। और अगर ये महंगा है तो यूज करेंगे पर रिस्ट्रिक्टेड। तो लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड, एंड मुझे लगता है 3rd and 4th आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट रीजन, इट्स अ वेरी बच्चों वाले रीजंस। चलें आगे। अब 4 रीजन आप देख चुके हो, प्राइस इफेक्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग वैल्यू, अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर एंड डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी। अब मैं बात करती हूँ एक्सेप्शंस की। नाउ व्हाट इज एक्सेप्शन? देखो लॉ ऑफ डिमांड का कर्व कैसे बनाया था ये बताओ मुझे, जस्ट अ सेकेंड। लॉ ऑफ डिमांड का कर्व कैसे बनाया था? ओके, ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस कम, डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा, ये मैं प्राइस रख रही हूं, तो ये मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व था। ठीक है, ये हमने बनाया हुआ है। अब मैं बनाने जा रही हूं एक्सेप्शन टू दिस। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? जहां पर लॉ ऑफ डिमांड नहीं लग रहा। एक्सेप्शन का मतलब पहला पॉइंट, प्राइस कम, डिमांड कम, प्राइस ज्यादा, डिमांड ज्यादा। अब इस एक्सेप्शन में कर्व कैसा बनेगा? कुछ ऐसा, ये प्राइस, ये प्राइस, ये डिमांड और ये डिमांड, तो कर्व कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग। इट इज नोन एज एक्सेप्शन। इसे बना लें, एक्सेप्शन पढ़ने जा रहे हैं, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। जहां पर लॉ ऑफ डिमांड नहीं लग रहा है, दिस इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। लोअर द प्राइस, लोअर द डिमांड, हायर द प्राइस। सो प्लीज मेक इट दिस कर्व एज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग। लेट्स कम टू दिस। ठीक है, यहां पे आते हैं। एक्सेप्शन में बेटा हायर द प्राइस, हायर द डिमांड, लोअर द प्राइस। अब देयर आर मेनी रीजंस टू एक्सेप्शन। एक तो मैंने आपको पढ़ा दिया, कौन सा? ये पढ़ा आपने। Why it is an exception? Because लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगा। क्यों नहीं लॉ ऑफ डिमांड लगा? कोई टेक्निकली बता सकता है? मैंने आते ही आज बोला है, नए बच्चों को छोड़ के सब बता सकते हैं मेरे हिसाब से। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट 0, इनकम इफेक्ट माइनस, तो लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगा। बिकॉज ऑल गिवन आर इंफीरियर बट ऑल इंफीरियर आर नॉट गिवन, ये बात तुमने पढ़ी हुई है, तो यहां पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। अब मैं एक और, ये पैराग्राफ देखो येलो ऑलरेडी है, मैं पढ़ा चुकी हूं आपकी बुक से। अब मुझे आपको बेसिकली ये बताना है, ये सब देखेंगे।
एक तो गिफन गुड का कॉन्सेप्ट किसने दिया? स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट बोलते हैं रॉबर्ट गिफन। ये अगेन आपको एमसीक्यू पूछेंगे। अच्छा, एक चीज आपने तैयार करनी है, आप चैप्टर के स्टार्टिंग में करिए या चैप्टर के एंड में करिए। क्या ऐसे लिखेंगे? चैप्टर 2, एक ही पेज का काम है ये। चैप्टर 2 समरी ऑफ इकोनॉमिस्ट। ये कहीं पे भी एकदम, जब चैप्टर आप शुरुआत करेंगे एक पेज छोड़ देंगे। अब समरी ऑफ इकोनॉमिक्स में एक पॉइंट बताओ, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट किसने दिया था? वेबलन इफेक्ट किसने दिया था? थॉर्स्टेन वेबलन। पूरा पूरा लिखना आप। लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया था? अल्फ्रेड। अच्छा, फोर्थ, इसके बाद सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट किसने दिया है? हिक्स एंड। फिफ्थ, फिर आया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, किसने दिया? और अब आया सिक्स कॉन्सेप्ट, गिफन गुड, किसने दिया? स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट गिफन। ऐसा समरी चार्ट आपने बना लेना है, आपके लिए पेपर में बहुत आसानी रहेगी। ये एक पेज सब बना के चलेंगे। हर चैप्टर का होना चाहिए आपका, चैप्टर 2 का, चैप्टर 3 का, चैप्टर 4 का। तो आप हर चैप्टर की शुरुआत में जब भी लिख रहे हैं एक पेज छोड़ेंगे या एंड में, जहां पे भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगली क्लास में ये सब बना लेंगे, पूरा पूरा लिख लेंगे, ठीक है? अच्छा, अब मैं गिफन गुड्स का कॉन्सेप्ट करा रही हूं। स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट गिफन ने क्या कॉन्सेप्ट दिया गिफन गुड्स का? अब ना आईसीआई बहुत बार पूछती है कि जब रॉबर्ट गिफन ने ये कॉन्सेप्ट समझाया था तो कौन सा एग्जाम्पल लिया था? इनकी रिसर्च में एग्जाम्पल था और इसमें एमसीक्यू इनके एग्जाम्पल से आता है। अब मैं यहाँ पे कोई भी अपना पर्सनल एग्जाम्पल नहीं दे रही, क्योंकि मैं एग्जाम्पल कौन सा दूंगी जो सचमुच अपनी रिसर्च में किसने यूज करा है? रॉबर्ट गिफन ने। वो एग्जाम्पल है बेटा ब्रेड एंड मीट का। और आईसीआई पूछेगी रॉबर्ट गिफन के गिफन गुड कौन से हैं? ब्रेड व्हीट, ब्रेड मीट, ब्रेड राइस, राइस व्हीट। आप क्या बोलने वाले हैं बताओ? दिस इज द मेन एग्जाम्पल ऑफ रॉबर्ट गिफन। थ्योरी को समझते हैं। थ्योरी में रॉबर्ट गिफन ने क्या बोला? ब्रेड एंड मीट को रखा और यहां पे रखी गिफन गुड कौन लेते हैं? लो कैटेगरी ऑफ लेबर। उन्होंने बोला लो कैटेगरी ऑफ ब्रिटिश लेबर टेक ब्रेड एंड मीट, वॉट एवर द ऑप्शन इज। नाउ लेट सपोज हाइपोथेटिकली, आई एम नॉट ब्रिंगिंग पॉन्ड्स एंड सब कुछ, मैं बोल रही हूं 100 रुपए कमा रहे हैं रोज के, 80 रुपए की मीट है और 20 रुपए की ब्रेड है। बताओ दोनों में से कौन सा गुड लेंगे? हाँ, दोनों चीज ले सकते हैं। चलो बेटा, दोनों में से एक तो एक ही लेना है। चलो इसके रेट, और मेन है ये दिहाड़ी वाले मजदूर होते हैं, दे डोंट सेव। ब्रिटिश लेबर कैसा है? दे डोंट सेव। लेबर क्या होता है? आया, रोज कमाया और रोज खाया। उनका हिसाब है गली में आया, गली में खाया, गली में खाया, ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है। रोज का रोज खत्म करना है, मतलब दिल डू मजदूरी। गिफन गुड जो कंज्यूम ही करते हैं वो एकदम लो क्वालिटी होता है, मैंने सिखाया था। और ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया। 19 रुपए का आटा लिया है, घर में 5 लोग हैं, 19 × 5 95 रुपीज का आटा रोज आया और पूरे परिवार ने खाया। तो यानी 100 रुपए उन्होंने खर्च करना है। यार अब 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, ब्रेड और मीट, और 100 रुपए इनकम है, तो डेफिनेटली वो अच्छा आइटम खाएगा, क्योंकि उनकी गिवन इनकम में, उनकी औकात में है, उनकी गिवन इनकम में मीट आ रही है। अब क्या हो गया? महंगाई बढ़ गई देश में। स्कॉटलैंड में महंगाई बढ़ी, ब्रेड हो गई 35 रुपए की और मीट हो गई 125 रुपए की, और इनकम कितनी है? 100। अब उनकी औकात में मीट आ रही है गिवन इनकम में? आंसर इज नो। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दिस लैंग्वेज औकात बस जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। गिवन इनकम मीन्स द हैसियत।
अब मेरी 100 रुपए में मीट नहीं आ रही तो मुझे इवेंचुअली क्या लेनी पड़ रही है? तो क्या लॉजिक लगा यहां पे? बोला रॉबर्ट गिफिन ने कि जब प्राइस ऑफ ब्रेड कम थे तो इसकी डिमांड कम थी, क्योंकि अब तब हम क्या खा रहे थे? मीट। अब जब प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़ गए तो डिमांड किसकी बढ़ गई? ब्रेड की, क्योंकि अब हमारी गिवन इनकम में मीट आ ही नहीं रही है। आर यू गेटिंग द लॉजिक और नॉट? भाई एक मेरी इनकम है, मेरी इनकम में मीट इज अ नॉर्मल गुड and bread is a given good. If in my income meat is coming, definitely I will opt for meat. बट मान लीजिए दोनों के गुड्स के रेट बढ़ते हैं और मेरी इनकम में मीट आनी बंद हो जाती है, तो ज्यादा प्राइस पे मुझे इवेंचुअली खरीदना क्या पड़ेगा? गिवन गुड विच इज नोन एज ब्रेड। तो एक बार इसी लॉजिक को क्या बोला इन्होंने, पढ़ते आर दोज विच आर कंसिडर्ड। अब बताओ कौन इंफीरियर है दोनों में? ब्रेड और मीट में कौन इंफीरियर है? दोनों में। बाय कंज्यूमर्स एंड एग्जाम्पल्स आर लो क्वालिटी राइस एंड व्हीट। अब रॉबर्ट गिफिन ने क्या बोला? फाउंड दैट व्हेन द प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज्ड, कितना हो गया बताओ? कितना अमाउंट था? 20 और कितने का हो गया? 35। द ब्रिटिश वर्कर परचेस्ड मोर of bread, not less. This was something against the law of demand. इसका रीजन क्या है given for this is that when the price of bread went up to 35, it caused large decline in the purchasing power of the poor people, कि उनको forcefully cut down करना पड़ा consumption of meat, क्योंकि वो उनकी given income में आई ही नहीं। एंड अदर मोर एक्सपेंसिव फूड। तो उस समय ब्रेड इवन व्हेन द प्राइस वाज हाई, भले ही वो 20 की जगह 35 की थी, पर सबके मुकाबले वो क्या थी? चीपेस्ट, स्टिल द चीपेस्ट। तो पीपल कंज्यूम्ड मोर नॉट लेस व्हेन द प्राइस आर वेंट अप। दैट इज वाई यहां पर लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। आप किसी भी एंगल से पकड़ लो, कान ऐसे या कान ऐसे, गिवन गुड पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लग रहा। ये वाला रीजन पहले ही पड़ा है और ये रीजन अब पड़ा है। तो मैम ये क्लियर कर दो कि एमसीक्यू क्या कह रहे हैं। एक बार एमसीक्यू के पॉइंट में आते हैं जल्दी से। पहला प्रश्न आएगा यहां से, फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन गुड किसने दिया कॉन्सेप्ट? तुम ही बता दो। स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, जब स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट ने कॉन्सेप्ट बताया तो क्या बोला? किस पे क्या एग्जाम्पल बताए? ब्रेड एंड, अच्छा ब्रेड एंड मीट। जब गिवन इनकम सेम थी तो प्राइजेस ब्रेड के भी बढ़े और लग्जरी आइटम्स के भी प्राइसेस बढ़े, इंफीरियर गुड के भी प्राइसेस बढ़े और लग्जरी आइटम के भी प्राइसेस बढ़े। तो भाई हमारी हैसियत से लग्जरी हट गए और इवेंचुअली हमें क्या लेने पड़े? इंफीरियर गुड, जो कौन है? गिवन गुड्स। आई बात समझ? और ये कॉन्सेप्ट दिया और आपने लास्ट क्लास में क्या देखा था? प्राइस अफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बताओ। प्राइस कम हुआ, ब्रेड से भी कुछ चीप था, डिमांड क्या हुई? नो अफेक्ट। रिलेटिवली चीपर तो कुछ है ही नहीं ना, बिकॉज देर इज नो सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट, प्लस 0। अब प्राइस गिरा, ब्रेड का प्राइस 20 था, तो रियल इनकम बढ़ी, डिमांड किसकी बढ़ी होगी? मीट की। और ब्रेड की डिमांड क्या हुई होगी? कम। सोच के देखो ना, मैं रिपीट कर रही हूं, मैंने ऊपर वाला एग्जांपल लगाया। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो है ही नहीं, बिकॉज नो सब्स्टिट्यूट गुड्स। हाँ या ना? अब आया इनकम इफेक्ट, प्राइस गिरे। अगर मैं बोलूं
ब्रेड का प्राइस कितना है 20, इससे पहले कितना था 35। मीट का प्राइस कितना 125 और अब कितना हो गया 80। अब मैं उल्टा चला रही हूं ना, अब प्राइस गिरे 35 से कितना, अब हमारी इनकम कितनी थी 100, यानी रियल इनकम बढ़ गई। अब रियल इनकम में क्या लोगे, मीट ब्रेड, ऑफ कोर्स अब हम मीट लेंगे। अब मीट लेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रेड की डिमांड क्या हो जाएगी, तो प्राइस गिरा डिमांड कम, और प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहां पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लग रहा, आप इस रूल से प्रूफ कर लो या ऊपर से प्रूफ कर लो। इज दैट क्लियर? तो प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ेगी और प्राइस गिरने पे डिमांड गिरेगी। इसका 1% रीजन क्या है बोलो, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगा दोनों गुड्स का तो हमारी औकात में सिर्फ ब्रेड आएगी, और प्राइस गिरेगा दोनों गुड्स का तो हमारी औकात में दोनों आएंगे। तो जब दोनों आ रहे हैं तो अच्छा लेंगे, और दोनों में से एक आ रहा है तो भले इवेंचुअली घटिया लेना पड़ेगा। डन डन डन, बस यही था, ये हमारा गिफ एंड गुड था। अब गिफ एंड गुड में बस आपको कॉपी ये करना है, ये कॉपी करेंगे, जल्दी से कॉपी करो, स्पीड में स्पीड। प्राइस के बढ़ने में मीट औकात में तो डेफिनेटली मीट है, पर ये सारे कॉन्सेप्ट ना कुछ एजम्पशन पे होते हैं। जब ये स्कॉटलैंड में स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने ये रिसर्च करी कि ऐसा वहां हो रहा है, हर ब्रिटिश लेबर फोर्स डाउन टू कट डाउन द लग्जरी आइटम्स बिकॉज नाउ दे आर नॉट इन द अफोर्डेबिलिटी, एंड सिंस द ब्रेड वाज द चीपेस्ट अमंग ऑल so they were forced to go with the bread. लिख लिया बेटा, आगे चले। तो ये सेकंड रीजन मैंने पहले करा दिया था और इसी को स्ट्रेच करा। अब हम आ रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस गिरेगा डिमांड गिरेगी, प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी। इसका अनदर कॉन्सेप्ट आता है कॉन्स्पिशियस गुड्स। अब कॉन्स्पिशियस गुड्स कौन से हो गए यार, ये मैंने पहले भी पढ़ाए हैं। स्नॉब, स्नॉब मतलब अमीर नकचड़े लोग जो खरीदते हैं, अपनी प्रेस्टीज पे लेते हैं। चलो फिर स्नॉब के साथ में यहां पे वेबलेन भी बोल रही हूं क्योंकि अमीर लोग ले रहे हैं। कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन भी बोलते हैं, प्रेस्टिजियस गुड। आप यार कॉन्स्पिशियस गुड्स, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, प्रेस्टिजियस गुड्स, स्टेटस गुड, वेबलेन गुड्स, स्नॉब, यहां पे मैं सबको एक साथ लेके आ रही। अब क्या है, लेट्स सपोज एक एरिया में हम रह रहे हैं, सबके पास, किसी के पास ब्रीजा गाड़ी देख रहे हैं, किसी के पास क्रेटा, किसी के पास किया सोनेट, किसी के पास एमजी। ये एक ही रेंज, मतलब खैर 5-10 लाख का फर्क, ऐसे ऊपर सफारी स्कॉर्पियो गाड़ियां चल रही हैं, सबके पास है। एक बंदा आया वहां पे बिल्कुल स्वैग में, रेंज रोवर ला के 72 लाख। अब आप बताओ, जब सारे लोग 10-15 लाख 20 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, जो रेंज रोवर लेके आ रहा है वो क्या दिखा रहा है, स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट मतलब मैंने क्या लिया, एक्सक्लूसिव कंजम्पशन करा। कल मैंने एक वीडियो देख रही थी तो उस वीडियो में आया कि गुची की जो प्राइस है, यानी टी शर्ट अगर 35,000 है, उसकी रियल कॉस्ट 35,000 का 8% है। रियल कॉस्ट इज ओनली 8%। एक सिंपल सी टी शर्ट 35,000 की है और उसकी कॉस्टिंग 3,500 रुपए भी नहीं है। तो वो क्या है, आप बताओ वो क्या है। गुची अरमानी इज अ ब्रांड, 90% is only the brand value. All these are the brand value which has been created by the people who want to show their snob in the market. उन्होंने रेट बढ़वाए भाई सब, और किसी ने रेट नहीं बढ़वाए। और रेट बढ़ते कैसे, जब
चीज होती है, आप उसका ब्रांड क्रिएट करते हो तो लोग डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं अरे ब्रांड का है डिमांड है, ब्रांड का है डिमांड है। ब्रांड ने रेट आसमान पे पहुंचा देने, ब्रांड हमने ही बनाया है। सो दैट ब्रांड इज क्रिएटेड बाय अस ओनली एंड वी आर पेइंग फॉर द कॉस्ट। क्यों कर रहे हैं हम इतना हाई 90% ज्यादा पे? बिकॉज ऑफ आवर स्नॉब इफेक्ट। अब ये वाली बात होती है ना, मेरा दोस्त 20 लाख में लाया है, अरे ये क्या लाया है, हम स्टाइल में हम तो अब ऑक्शन में होता क्या है, ऑक्शन में चीज कितने की है? ऑक्शन लगा, एक पेंटिंग दिखाई 5 लाख की, देखिए ये पेंटिंग है मान लो 5 लाख की, मैंने बोला ऑक्शन, एक ने बोला मैं दूंगा 7 लाख, दूसरा कह रहा मैं 10, मेरे तो मजे आ रहे हैं ना, बोलो जिसको बोलना बोलो। फिर क्या दूसरा कह रहा मैं 20, मैं अंदर से ऐसे कर रही हूं। क्यों कर रही हूं? बिकॉज पीपल आर क्रिएटिंग देमसेल्फ एंड व्हाई दे आर डूइंग इट? पैशन दिखाना है भाई, अपना सोसाइटी में स्टेटस दिखाना है, प्रेस्टीज दिखाना है कि कबाड़ पेंटिंग में मैं 25 लाख की उठा के लाई हूं। बट दिस इज हाउ हैपन। और याद करो मैंने पढ़ाया था ना, वो जनपद के इयरिंग 9-9 हजार के बेचे थे, वो हाई प्राइस गुड। हाई प्राइस किसने खरीदे? जो BMW में आया। तो भाई ये ऐसे लोग लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करेंगे? मतलब वो कहेंगे लोअर द प्राइस हाई द डिमांड, वो कहेंगे बियॉन्ड आवर स्टैंडर्ड्स, लॉ ऑफ डिमांड इज बियॉन्ड आवर स्टैंडर्ड्स। बेइज्जती हो जानी है। और देखो लॉ ऑफ डिमांड, एक मान लो एक एम्प्लॉयर है और सबको तनख्वाह देते हैं, मान लो हम 20 लोग हैं, एम्प्लॉयर है, यहाँ पे कोई बैठा हमें तनख्वाह दे रहा है, हम सब एम्प्लॉय है। अब हम तो एक ब्रांड पहन के जाते हैं, यूएस पोलो, लेवाइस, अगर वो भी ये पहन के आएगा तो कहेगा ना मैं इन्हें तनख्वाह दे रहा हूं, हम सेम बराबर है, मेरा स्टेटस इनसे ऊपर है ना, तो मैं अपना स्टेटस ऊपर कैसे दिखाऊंगा? जब मैं ब्रांड्स दिखाऊंगा। अब वो ब्रांड्स दिखाएगा, वो हाई गाड़ी दिखाएगा, और वो कहेगा, बहुत बार अमीर लोग इस चक्कर में फंसे हुए हैं। कई बार आप बात करके देखो, अभी मेरी हाल ही में एक मीटिंग हुई, कुछ ज्यादा अमीर लोग थे, मतलब मेरिडियन में मीटिंग हुई, एक दिन मैं आपकी क्लास से लास्ट 4:45 निकली तो मेरी मीटिंग थी, तो मैंने उनसे बात हुई, तो ही वॉज लाइक कि हम ना फंसे हुए हैं ऐसी जनरल, कह रहे जानबूझ के हमें अपने बच्चों को लोटस वैली में डालना पड़ रहा है, जानबूझ के, क्योंकि हमें स्टेटस समाज को दिखाना है। हमें कॉफी पीने के लिए भी मेरिडियन में आना पड़ रहा है क्योंकि हमारे एम्प्लॉय के साथ हम दूसरी जगह बैठ नहीं पड़ते, तो दे आर शोइंग इट ऑफ टू द सोसाइटी, सो दे नेवर फॉलो लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट फॉलोड बाय रिच पीपल। सो अकॉर्डिंग टू, अच्छा इसका नाम क्या है? थॉर्स्टेन वेबलेन। We consumer measure the utility by its price. So can we say higher the price? So we buy expensive commodity. They think that it has more utility. We think that Gucci, Armani, Porsche, Range Rover, BMW, Audi, they're having the more utility. And there is no utility. ऐसा कोई as such नहीं है. It is just the brand. और बस हमको लगता है दे बाय लेस जिनका प्राइस कम है, अरे हम क्यों ले, हमारा स्टेटस खराब हो जाना है। तो दिस इज लाइक इंक्रीजिंग द प्रेस्टीज वैल्यू एंड द लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल। क्या एमसीक्यू आएगा वो बताती हूं। कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए वेबलिन, ऑप्शन बी प्रेस्टिजियस, ऑप्शन सी स्नॉब, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारे नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो अभी बस पॉइंट 1 में नाम लिख दो। कॉन्स्पिशियस, स्नॉब, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, वेबलिन, प्रेस्टीज, सबको एक साथ मिला के क्या बोल रहे हैं? हाई प्राइस। और हाई प्राइस के ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव, जितना ज्यादा प्राइस उतनी ज्यादा डिमांड। दे हैव अ टेंडेंसी, सस्ता रोए, बार बार महंगा रोए, एक ही बार तो रोएगा जब खर्च करेगा। बस उसकी इनकी साइकोलॉजी है कि सस्ता ले लिया तो चीज खराब हो जाएगी। दे हैव अ साइकोलॉजी। क्लियर है? सो ओनली मार्क दिस ऑप्शन ए, बी, सी, डी। एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव द बुक्स नाउ? अच्छा, यू ऑल हैव द बुक्स। हु इज नॉट हैविंग, बस ये बता दो फिर। आप दोनों, तीनों, चारों पे इकोनॉमिक्स की
कौन सी वाली? आईजीपी वाली किताब नहीं है, तो आप जल्दी ले लीजिए, जिससे आप बुक में भी लिख सकते हैं बहुत चीज। पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट क्लियर, तीसरा, अब हम कॉन्स्पिशियस गुड से आने वाले हैं कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी में। गुड से आएंगे नेसेसिटी में। तो लिख चुके हैं बेटा, लिख लिया? आप किस पे आए? कॉन्स्पिशियस। अच्छा, गुड्स और नेसेसिटी में क्या अंतर है? गुड्स मतलब वेबलिन और नेसेसिटी मतलब डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। जो वेबलिन इफेक्ट और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में अंतर है। अगर आपको ये बातें, वो दोनों इफेक्ट क्लियर है, आपको पॉइंट भी क्लियर होगा। कोई बता सकता है? और यहां पे लॉ ऑफ डिमांड क्यों नहीं लग रहा? ये तो और खतरनाक है। कोई बताए एक लाइन में फर्क कॉन्स्पिशियस गुड्स और कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी में। नेसेसिटी में अफोर्डेबिलिटी और गुड्स में हायर द प्राइस, हायर द डिमांड। चलो, बात बोल दी, पर मैम ये तो समझाओ कि लॉ ऑफ डिमांड इस पे क्यों नहीं लग रहा है? सेम उदाहरण बोल रही हूं जो दिया था डेमोन्स्ट्रेशन में। 2 चार्टेड अकाउंटेंट, कौन कौन है हमारी क्लास में? वो 2 सीए। हाँ, कौन था? रोहित, मोहित। चलो, रोहित और मोहित दोनों ही सीए, और दोनों सीए, दोनों का पैकेज 20-20 लाख, और दोनों का पैकेज 20-20 लाख, पर एक के घर में फर्नीचर, अच्छी गाड़ी, अच्छी बीवी, बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया कपड़े, बढ़िया बीवी, और दूसरे के घर में बढ़िया बीवी बस। नो, अब तुम बोलोगे हाउ इट इज पॉसिबल, बढ़िया बीवी विदाउट, पर इट हैपेंड। बढ़िया बीवी पर घर वही पुराना, कपड़े वही पुराने, और सब घिसा पिटा मामला चल रहा है। अब आप बताओ, दोनों की बीवियां मिल गई, टकरा गई। रोहित की बीवी के पास अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, सब था, और मोहित की बीवी के पास पुराने कपड़े, नो गाड़ी, कुछ नहीं था। अब पर दोनों के स्टेटस क्या थे? दोनों की कमाई एक जैसी थी, दोनों के पैकेज सेम थे, पर अब जिसकी बीवी के पास नहीं थे, किसकी बीवी के पास नहीं थे बताओ? मोहित की बीवी के पास नहीं थे, तो मोहित की बीवी ने मोहित को पकड़ के अच्छी वाली एक दिन पिटाई कर डाली। अब जब वो अच्छी पिटाई हुई तो उसे रियलाइज हुआ कि मैंने गलती करी, मैं आजकल के लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा। अब आजकल के लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मोहित ने क्या करा? प्राइस नहीं देखे, बिना प्राइस देखे पूरा घर रेनोवेट करा, नई गाड़ी ले आया, ब्रांडेड कपड़े ले आए, क्योंकि वो समाज में रह रहा है। अब समाज में रहने के लिए बिना प्राइस देके मोहित सब ले आया, तो उसने प्राइस नहीं देखे, हाई प्राइस पे भी डिमांड करी, बिकॉज इट इज कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। आजकल हम फंसे हुए हैं इसमें। अब कॉन्स्पिशियस गुड और नेसेसिटी में अब फर्क जानो। गुड तो ये है तुम सबके पास है, और मैं अगर अपने आप को स्नॉब मानती हूं तो मैंने ज्यादा दाम की चीज ली। और कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, हम सबकी कमाई है, मैं खर्च भी नहीं करना चाहती, फिर भी मुझे ज्यादा प्राइस पे डिमांड करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे समाज में रहना है। वन थिंग, कॉन्स्पिशियस गुड, एंड यहां पे आई एम राइटिंग कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। अब गुड में क्या हुआ? ए के पास क्रेटा, बी के पास ब्रीजा, सी के पास किया, और डी क्या लेके आया? रॉयल्स रॉयस या रेंज रोवर, ये रेंज रोवर ले आया डी। अब रेंज रोवर को क्या बोलोगे? कॉन्स्पिशियस गुड। क्या हुआ? क्या देखा आपने? हाई प्राइस, हाई डिमांड। अब कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, ए है, बी है। अब इसके पास क्रेटा है, और लो बीबीएस के पास ब्रीजा है। अब सी है, सी के पास कोई गाड़ी नहीं है, ओला है, उबेर है।
अब यहां पर भाई अगर तीनों की इनकम 20 लाख 20 लाख 20 लाख है तो भाई सी पे एक सामाजिक प्रेशर है या नहीं, बस इतना बता दो। वो सामाजिक प्रेशर क्या है? अगर ये ला सकते हो तो हमें भी लाना चाहिए। और अब वो 20 लाख की अगर उसकी इनकम है सालाना, वो क्रेटा या ब्रीजा लोन पर लेके आएगा, पर लेकर, दैट इज कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। फंस गया, तभी कह रहे शादी करके मैं फंस गया, जीवन खराब हो गया, अकेला अच्छा था। सो कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, यू आर लिविंग इन अ समाज, यू हैव टू बाय अकॉर्डिंग टू दैट। दोनों में समझ आया? और यहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं लग रहा, और यहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड, पर एग्जाम्पल से क्लियर है दोनों में लॉ ऑफ डिमांड क्यों नहीं लग रहा। ठीक है, आई बाइड iPhone 14 Pro Max बिकॉज इन माई ऑफिस, मैं खैर नहीं बाय किया मैंने, बट इन माई ऑफिस मान लो माई ऑल CA पार्टनर्स आर हैविंग इट, क्या होगा ये बोलो? कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी हो गया, क्योंकि ऑल माई CA पार्टनर्स आर हैविंग इट। आई बाइड एकदम गोल्ड का, सोने का बना हुआ 14 Pro Max ऑर्डर्ड फ्रॉम दुबई, इट इज अ कॉन्स्पिशियस गुड बिकॉज नोबडी इज हैविंग दैट, एंड दोनों पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लग रहा है। डन? So this is basically Veblen effect, and this is basically demonstration effect. And demonstration effect is similar to bandwagon, quite similar. And Veblen effect is similar to snob effect. So what is a Veblen effect? Higher the price. What is snob effect? Exclusive consumption. और exclusive कौन सा लेते हैं? इनके प्राइस ज्यादा होते हैं। चलो, तो यहां पे थर्ड पॉइंट, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं और सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमें टीवी भी लेना है, कुकिंग गैस भी लेनी है, कूलर तो खैर क्या ही, एसी कर देती हूँ, ये पुराना एग्जाम्पल हो गया, एसी भी लेना है, रेफ्रिजरेटर भी लेना है, कुकिंग गैस, हमें वॉशिंग मशीन भी लेनी है, टेलीविजन, इन सबकी प्राइस बढ़ रहे हैं पर डिमांड भी बढ़ रही है। दिस इज कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। अब क्या आया बेटे? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस। समझते हैं इसको। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एक ऐसा चीज है जो हर जगह चलता है, सब्जी मंडी, शेयर की मंडी, बिटकॉइन की मंडी, इन एवरी मार्केट। मंडी इज अ मार्केट, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो सब्जी मार्केट हो, चाहे वो घोड़े की मार्केट हो। हमारे देश में घोड़े पे पैसा लगाना लीगल है, पता है ना तुमको? यहां चले जाओ, यहीं दिल्ली में, यहीं पर अशोका रोड कहां पड़ती है? इंडिया गेट से पहले PM हाउस के पास हॉर्स, रेस हॉर्स है, और वहां पे इतना मोटा लीगल सट्टा चल रहा है हमारे देश में, घोड़ों पे पैसा लग रहा है GST नंबर के साथ। सच्ची GST नंबर है, वहां ये जानने वाले हैं, उन्होंने वहीं पर इज अ बुकी। अब जानने वाले क्या, उन्होंने हमसे ही GST नंबर लिया, इसलिए पता है, वरना मैं नहीं लगाती घोड़ों पे पैसा। चलो, स्टॉक मार्केट, अब ये शेयर मार्केट हो, ठीक है, एग्रीकल्चर हो, क्रिप्टो हो, हर जगह ये कॉन्सेप्ट लगता है। अब तुम बताओ, एक जनरल बात है, कौन से रेस में तुम पैसा लगाओगे? भागते घोड़े पे या लंगड़े घोड़े पे? भागते घोड़े पे पैसा लगाओगे, और भागते घोड़े के जो रेट होंगे वो क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो वहां पे क्या लॉ ऑफ डिमांड लगाओगे? लॉ ऑफ डिमांड अगर लगा लिया ना तो पैसा जीरो हो जाना है। लॉजिक है ना, दो घोड़े हैं, मुझे पता है भाग रहा है, जो भाग रहा है पूरी दुनिया उस पे पैसे लगाएगी, तो उसके रेट क्या होंगे? हाई होंगे ना। और अगर मान लो एक तो आराम से चल रहा है, उसकी पैर भी टूटी, थोड़ा मोच आई हुई है, इस पे लगाता हूं मैं, तो आज मूर्ख हो क्या? अगर उस पे लगा रहे हैं, क्योंकि हम तो लॉ ऑफ डिमांड, लोअर द प्राइस करके डिमांड कर रहे हैं, तो भाई साहब आपके वो लोअर द प्राइस करके पैसे जीरो होने हैं। और मेरे साथ स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत बार हुआ है। बहुत बार मैंने ऐसे स्टॉक लिए जो बहुत कम वैल्यू के थे और वो आज जीरो ही हो गए। सच्ची, क्योंकि वो कैसे जीरो हुए? सट्टा खेला मैंने कहा बढ़ गया तो पता नहीं क्या। देखो, 3 तरीके के शेयर होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप और एक ब्लू चिप्स। ब्लू चिप्स बड़े महंगे होते हैं, रिलायंस का शेयर बड़ा महंगा है,
मिड कैप के शेयर होते हैं 300-400 के, स्मॉल कैप होते हैं जो आपको 20-30 रुपए, 10-11 ऐसे रुपए के मिल जाते हैं। अब वो जीवन में ना कमाल भी दिखा सकते हैं, बर्बाद भी। तो मैं ऐसे कई बार ऐसे स्टॉक ले लेती हूँ मजे के लिए कि कमाल दिख गया तो कमाल ही हो गया, बर्बाद है मैं उसी उससे लगाती हूँ। इसको बोलेंगे पूरा सट्टा, पर लॉजिकली ये सट्टा राइट नहीं है। तो अब क्या हुआ देखते हैं। सब्जी मंडी, स्टॉक मंडी, कुछ भी बात कर लो, 40 रुपए के अनियन, 40 रुपए का शेयर, 40 रुपए का ही क्रिप्टो बिटकॉइन, लो सब पे चला रही हूं। शाम को होते होते 60 का हो गया। शाम को होते होते प्याज भी 60 रुपए के मिल रहे, शाम को होते होते शेयर भी 60 का, और शाम को होते हुए बिटकॉइन के रेट भी बढ़ गए। अब आप बताओ भाई, उम्मीद जाग गई। यहां पे तो मैंने डिमांड करी नहीं थी। अब मेरे को सब्जी वाले भैया ने बोला अगर आपने अभी अनियन नहीं लिए ना शाम को, कल 100 में बेचूंगा। मैंने कहा वो 5 किलो दे दे चल। तो अब प्राइस ज्यादा पे मैंने क्या करा, डिमांड ज्यादा करी, प्राइस कम था तो मैंने डिमांड नहीं करी थी, क्योंकि मुझे उम्मीद है ना ये 100 का हो जाएगा, हाँ या ना। सेम वे शेयर 60 का था, इस कंपनी ने दुनिया भर के मर्जर करे और इसकी इस बार की बैलेंस शीट प्रॉफिट मेकिंग आई है, इसलिए ये शेयर बढ़ गया, उम्मीद है 100 मारेगा। तो जब प्राइस कम था डिमांड नहीं थी, प्राइस ज्यादा हुआ तो डिमांड इधर बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि उम्मीद है 100 मारेगा। एंड सेम गोज टू क्रिप्टो, एवरीवेयर, होल वर्ल्ड। अगर मैं बोलूं ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट हो, बिटकॉइन हो, हर जगह हो, और मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज, कॉपर में भी यही चलता है, गोल्ड में भी यही चलता है, सिल्वर में भी मल्टीपल कमोडिटी। MCX खोल लो पोर्टल पे, आजकल हम हर चीज की ट्रेडिंग करते हैं। कॉपर की ट्रेडिंग होती है, गोल्ड की, सिल्वर की, जूट की, कॉटन की, सबकी ट्रेडिंग है इस समय। इनफैक्ट स्टॉक एक्सचेंज डॉलर की ट्रेडिंग होती है, यूरोस की, येन की, सबकी ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग मतलब ये ट्रेडिंग किस पे चलती है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में एक ही लॉजिक है, जब मार्केट बिल्कुल ठंडी है ना कोई नहीं आता, मार्केट में हीट आई ना दुनिया आती है। और कहते हैं स्टॉक मार्केट में 35 लाख करोड़ की मार्केट है ये, 35 लाख करोड़ ओनली की मार्केट में जब मोची और नाई आ जाए, ये कहावत है, स्टॉक मार्केट पिटने के दिन आ गए। क्या समझे, क्या समझे? इफ एवरीबडी इज देयर इन द स्टॉक मार्केट ना, इफ चाय की दुकानें में शेयर डिस्कस हो रहे हैं, इसका मतलब शेयर मार्केट के रेट्स क्या हो गए, एक्सट्रीम हाई हो गए हैं, और अब उसके गिरने के दिन आ गए हैं, पहले ही निकल लो। अभी रिसेंट में 18-19 हजार स्टॉक मार्केट टच मारी ना, अभी लास्ट ही वीक बहुत बुरी गिरी है, क्योंकि जब ओवर आते हैं ना उन्हें और एक्सपेक्टेशंस होती है, तो एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कब मारनी है, ठीक है। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, खैर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे हम बात करते हैं। ऑब्जर्व करा जाता है जब प्राइस आर राइजिंग, हाउस होल्ड एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर में और बढ़ेंगे, तो वो बाय क्या करते हैं, लार्जर क्वांटिटीज, ठीक है। चाहे टमाटर हो, धनिया हो, नींबू में भी ऐसा हुआ था, अभी सुना था आपने नींबू कितने रेट बढ़ गए थे। तो दिस वाज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, क्लियर। नमक में ऐसा हुआ था, दालों में जब भी उम्मीद है ना रेट बढ़ने वाले हैं तो हाई प्राइस पे डिमांड होती है, लोग इंडियन स्टॉक करते हैं। 5th पॉइंट बताऊं आपको, 5th पॉइंट क्या है, इग्नोरेंस, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इरेशनल बिहेवियर। बातें तीनों अलग है पर बात एक ही निकल के आ रही है। इग्नोरेंस, अच्छा कौन इग्नोरेंट रहते हैं, इग्नोरेंट कौन है मार्केट में जो प्राइसेस चल रहे हैं, हु इज इग्नोरेंट? आई विल से माई सेल्फ, बिकॉज आई एम बिजी समवेयर, आई डोंट नो मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं। आप लोग भी इग्नोरेंट हो, क्यों? आपसे पूछ लूं आज,
तेल का क्या कीमत चल रही है, आटे का क्या भाव चल रहा है, चावल का, या टमाटर कितने के लिए, आलू, ये सब, भिंडी. डू यू नो द रेट्स? वाई? बिकॉज दिस इज नॉट योर एरिया. So you people are ignorant, and I am lot of doing this work to household ka I don't know where is the chammach in the kitchen, so I am also ignorant. अब हम ignorant है तो हम जब भी कभी कुछ सामान लेने जाते हैं हमारे घर वाले क्या एडवाइस करते हैं? बोलो बोलो. लुट के मत आ जाइयो, सब्जी वाला पागल बना देगा तुझे, यही रेट चल रहे हैं, ध्यान से सुन. तुम तभी भी नहीं सुनते. एटीट्यूड यही रहता है. अब मैं सब्जी ऐसे लेती हूँ कि मैं गाड़ी के बाहर भी निकलती, भैया भैया पैक दिस. अब वो पैक दिस नहीं बोलती, मैंने कहा भैया ये दे दो. आई डोंट आस्क द रेट. वॉट एवर ही गिव मी आई गिव हिम पैसा एंड ही गिव इट टू मी. अब मैं घर पे लेके जाती हूँ, मतलब मेरे घर वाले पूछते हैं कितने किया, मैंने कहा ये नहीं पूछो, सामान आ गया ना, शांति ना, मिल गया तुमको. अब ऐसे एक दिन हिसाब लगाया कि मैं जो सब्जी लेके गई, कैलकुलेट करा, कम से कम 200-250 रुपए की बेवकूफी करी थी मैंने. मतलब 250 रुपए, मतलब 100 रुपए उसने वैसे ही फालतू ले लिए होंगे, 20-20, 30-30 रुपए उसने हर चीज में बढ़ा दिए. मैं उसे 800-900 रुपए दे के आई हूँ, सामान लेके आई हूँ, फ्रूट और सब्जी जरा सी उठा के उसने मेरे से 930 रुपए ले लिए, मैंने दे दिया और आ गया. और मेरे घर वालों ने बोला तू मत लाया कर, बिकॉज यू आर इग्नोरेंट. बट आई बिलीव इग्नोरेंट ठीक है यार, कितना दिमाग लगाओ हर चीज में. सीए का मतलब थोड़ी है कि सीए की दिमाग हर जगह लगाना है. और एक दिन तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, अच्छा ये बात सीखना मत, खैर मुझे अच्छी लगती है. धीरू भाई अंबानी जब पेट्रोल पंप में नौकरी करते थे ना, तो मैंने आर्टिकल में पढ़ा था वो कॉफी पीने 5 स्टार जाते थे. ऐसा पढ़ा? तुमने भी पढ़ा था ना? हाँ हाँ, क्यों गए? द फील ऑफ दैट. तो अब वो तो भाई साहब क्या उन्होंने नहीं करा वहां पे इरैशनल बिहेवियर. भाई औकात है तुम्हारी कॉफी पीने की? पेट्रोल पंप में पेट्रोल वाले की या अकाउंटेंट की 5 स्टार में औकात तो नहीं है ना, पर वो वहां पे जाके खर्च कर रहा है. तो वो इरैशनल क्यों हो रहा है? क्योंकि शायद उसे अमीर बनना है. तो इसलिए मैं अपने घर वालों को बोलती हूँ आई एम इरैशनल, आई एम इग्नोरेंट बिकॉज आई डोंट वांट टू अप्लाई माय माइंड. आलू कितने का, भिंडी कितने की. I want to apply my mind in appropriate place, but I am not teaching you all this. ठीक है? So अपने घर वालों को ये मत कहना ये हमारी मैम ने सिखा के भेजा, आज से तो लूटेंगे तुम्हें, प्लीज. तो इरैशनल और इग्नोरेंट, बात क्लियर हो गया? रैशनल मतलब पहले रेट लिस्ट देखो, चेक करो, फिर उतने में खरीदो, दैट इज रैशनल. इग्नोरेंट मतलब मार्केट के प्राइस नहीं पता, और नोइंग मतलब यू नो द मार्केट प्राइस. तो यू शुड बी इग्नोरेंट एंड रैशनल. अब आता है, कई बार हमारे देश के लोग ये सोचते हैं ब्रिटिशर ने हमें लूटा तो सारे गोरे ब्रिटिशर हैं. ऐसा साइकोलॉजी है. अमेरिका से भी आया ये भी ब्रिटिशर है, ऑस्ट्रेलिया से भी आया ये भी ब्रिटिशर है, ये सारे गोरे हैं, इन्होंने हमें लूटा, हमें इनको लूटना है. दे हैव दैट साइकोलॉजी. अब जानबूझ के उन्हें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देते और बहुत सारी चीजें हाई प्राइस पे बेच देते हैं. सो दे डोंट हैव द कंप्लीट थिंग्स एंड दे आर बेवकूफ बन के आ गए. सो वो बेवकूफ बन के आए भी, वहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड इन तीनों कैटेगरी में यूज नहीं हो रहा है. और आप ये मानो, मैंने कई बार ऐसे भी देखा मेरे सामने, ऐसा मेरे को लगा मैं तो फिर भी सुपीरियर किस्म की इग्नोरेंट हूं, पर मेरे से भी और प्रो मैक्स इग्नोरेंट लोग हैं. एक आंटी आई, वो तो ऑडी वॉडी में आई, वो दुकानदार को बोली, उसने लिटरली एक सुपर स्टोर था, उन्होंने गड्डी दी नोट की. ये पैंडेमिक से पहले की बात कर रहे हैं, जब हम यूपीआई नहीं खेलते थे. उन्होंने नोट की गड्डी रखी और उन्होंने एक लिस्ट दी, कह रहे मेरा ड्राइवर आएगा, सारा सामान पैक कर देना. अब वो गड्डी सारा सामान पैक कर देना. अब बताओ, उसमें लिखा है राजमा. राजमा वहां पे 200 किलो, 200 का है, 150 का है, 250 का है, 300 का है. अब बताओ दुकानदार कौन सा राजमा डालेगा? 300 वाला. ले 300, ले ब्राउन, सबसे महंगे सामान डाल दिए और गड्डी का फुल यूटिलाइजेशन कर दिया. और कहीं तो ऐसा सामान डाल दिया, आंटी कौन सा चेक कर रही है. सो दैट इज, मतलब आपने आंटी का पागल बनाया है ना. और आंटी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 2 नंबर के पैसे बहुत आए, अंकल ने बहुत चिपकाए, उन्हें पैसा बहुत.
वो किट्टी पार्टी में बिजी है, अगले को जीने दो ना यार, जैसे जी रही है जीने दो। तो इट इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और इग्नोरेंस या इरेशनल। सो जनरली इट इज एज्यूम दैट हाउस होल्ड हैज परफेक्ट नॉलेज। जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सब लोग हैज परफेक्ट नॉलेज। आई एम ऑल्सो कंसिडरिंग माई सेल्फ इन दैट कैटेगरी ओनली, बट आई डू समटाइम बेवकूफी। However, in practice, household may demand larger quantity even at higher price if they are ignorant of the ruling price. If they are ignorant, they don't know what is happening. Now we have 6 points speculative. Can I speculation को मैं इस point से relate कर सकती हूँ? 4th and 6th point together. फ्यूचर में रेट बढ़ने वाले हैं किसके? शेयर के। शेयर में क्या होता है? सट्टा। सट्टा क्या होता है? स्पेक्यूलेटिव। अच्छा मैम, सट्टा क्या होता है? सट्टा तो घोड़ों पे, ताश के पत्तों पे, या गोवा में कसिनो में सट्टा। सट्टा अगर टेक्निकल है तो वो स्टॉक मार्केट का, उसके लिए आपको टेक्निक आनी चाहिए। सट्टा अगर कसिनो में लगाया तो वो टेक्निकल नहीं है, वो सट्टा ही है। पर सट्टा तो सट्टा ही है ना। आईपीएल में सट्टा, ड्रीम 11 का सट्टा। सट्टा आज के समय हमारे देश के खून में बस गया। फ्रॉम ड्रीम 11 टू आईपीएल टू गोवा के कसिनो, आई एम टॉकिंग ऑल द रबिश, पर ये हो रहा है। तो अब ये सारा किस पे चल रहा है? स्पेक्यूलेशन पे। और वो स्पेक्यूलेशन का मतलब शेयर्स, स्टॉक्स, क्रिप्टोस, multiple commodity exchange will be demanded when the price are rising. Same है, 4th और 6th सेम पॉइंट। आखिरी आता है बेटा डिमांड फॉर नेसेसरीज। यार तुम सारे वही जनरेशन हो जिसने 2021 अपनी आंखों से देखा है ना? 20 तक तो ओके था, पर 21 का अप्रैल और मई, मुझे नहीं लगता इससे खतरनाक कोई चीज अपनी लाइफ में कोई हुई होगी। Yeah, all have seen the problem with remdesivir, the problem with oxygens. देखा है या नहीं? सुना रोज messages and all that. ठीक है, I have तो मतलब मेरे तो घर में हादसा, मैं उस चीज को खैर अभी आज डिस्कस नहीं बोलूंगी। पर आप बताओ, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम में हो रहा है, कोविड का डेल्टा वायरस है, और आपको पता है ऑक्सीजन चाहिए उसको, सिलेंडर जिसकी मात्र कीमत 10,000 नहीं है, 1500 का सिलेंडर की गैस होती है, और बाकी आपको सिलेंडर की रखने की वो कॉस्ट रख देते हैं। वो सिलेंडर आपको 60,000 में मिल रहा है। विल यू बाय इट इफ देयर इज अ नेसेसरी? यस, अपने लोग को बचाने के लिए करेंगे। हम लोगों ने बोला कि हम तो अपने घर बेच देंगे पर हमारा बंदा बच जाए, और लिटरली हम हॉस्पिटल में खड़े हुए और हम बोल रहे हैं 20 लाख रुपए ले लो, बंदे को भर्ती कर लो, पर वो बंदे को भर्ती नहीं कर रहा है। सच्ची, वो समय देखा। और देखो, फार्मास्यूटिकल फैमिली है मेरी, मतलब आई बिलोंग टू अ फैमिली जहां पे बिजनेस किसका है? दवाइयों का। अब दवाइयों का बिजनेस है तो परिवार में एक रेमडेसिविर इंजेक्शन था ना, और मुझे पता है उसकी कॉस्टिंग क्या आती है। उसकी कॉस्टिंग मतलब तुम हैरान मानोगे, वो कॉस्टिंग कुछ भी कॉस्ट नहीं रखता, लेस देन 1000 है उसकी कॉस्ट। 1000 से कम की कॉस्टिंग है। क्या कीमत चल रही थी? 30,000, 35,000, 15 से शुरू, 2 इंजेक्शन 60,000 के, फिर वो पहुंचते जब और बुरी हालत 50, 55। लोग धंधे कर रहे थे भाई। और जैसे डॉक्टर ने बोला रेमडेसिविर से कुछ नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर भी हिट एंड ट्रायल कर रहे थे। रेमडेसिविर कोई आज का थोड़ी था, वो तो पहले का इंजेक्शन आता है, आज का कुछ इन्वेंशन नहीं था। तो एकदम से वो हो गया। अब आप देखो, लोगों ने ना रेमडेसिविर के प्राइसेस देखे, ना ऑक्सीजन के देखे, ना स्टेरॉइड्स के देखे, ना किसी चीज के देखे, क्योंकि डिमांड फॉर नेसेसरी में भाई साहब कोई लॉ ऑफ डिमांड तो नहीं लगाएगा, ये तो आप बात समझते हो। लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। जरूरत है तो जरूरत है, और इसी जरूरत का लोग फायदा उठाते हैं, वो बिजनेस करते हैं, विच इज नॉट गुड। सो यहां 7 पॉइंट पे लॉ ऑफ डिमांड भाई साहब कहीं से नहीं लग रहा। एक बार में रिपीट करें। पहला पॉइंट कॉन्स्पिशियस गुड, एक और नाम बोलो, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, वेबलन, सबने बोलना है, स्नॉब,
और प्रेस्टिजियस, हायर द प्राइस, पैसे वाले लोगों की थ्योरी। सेकंड, गिफन गुड, रॉबर्ट गिफन, सबसे घटिया गुड। तो अब आप वो जब कम प्राइस का है तो हम डिमांड ही नहीं कर रहे, क्योंकि हम अच्छा गुड खा लेंगे। जब वो ज्यादा प्राइस का हुआ तो अच्छा गुड हैसियत में नहीं है, तो हमें डिमांड करना पड़ गया, तो वहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगा, ब्रेड एंड मीट। फिर आया तीसरा पॉइंट, बोलो, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। हमें पता है कि हमारा पड़ोस वाला ला रहा है, हम भी इतनी हैसियत रखते हैं तो हम भी बिना प्राइस देके उसको ले लेंगे। चौथा पॉइंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस एंड स्पेक्युलेटिव एक साथ। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में क्या देखा, फ्यूचर में शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आज महंगे रेट का शेयर लेने का है, क्रिप्टो बढ़ेगा तो महंगा क्रिप्टो लेने का है, सब्जी बढ़ेगी तो महंगी सब्जी लेनी है, क्योंकि कल को और बढ़ जाएंगी। सेम कॉन्सेप्ट गोज टू स्पेक्युलेटिव। और बीच में पॉइंट आया इग्नोरेंस, इनकम्प्लीट, इरेशनल। भाई साहब, इनको पैसों का, रेटों का कोई ज्ञान नहीं है, तो ये ज्यादा दाम पे महंगी चीज लेके आते हैं। जो हाउस होल्ड ऐसे हैं जो ज्ञान नहीं रखते। और आखिरी क्या हो गया, जब बहुत ही बुरी इमरजेंसी नेसेसिटी आती है तो भाई कंजूसी, लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलती, परिवार को बचाना ज्यादा जरूरी है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज डन विद माई क्लास। सो if you are not having the book, you can write down the point, only the heading, and then we can come to another topic, the last topic of aaj ka class, movement and shift. कोई डिफरेंस नहीं है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कहां लगता है, एग्रीकल्चर में, शेयर में, बिटकॉइन में, पर सट्टा कहां लगता है। अब मैं बोलूं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का ही एक पार्ट सट्टा है। तो अगर मैं बोला सब्जी वाला आया, सब्जी वाला कह रहा टमाटर ले लो 50 के, मैंने कहा कल तो तू 30 के दे रहा था, कह रहा कल देखना 80 के हो जाएंगे, पीछे से टमाटर आ नहीं रहे। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, सट्टा नहीं लग रहा है। अब सट्टा का ही बात करूं तो यार एक शेयर था, एक पर्टिकुलर कंपनी का, आईटीसी का शेयर था भाई, इतने का 250 का मिल रहा था, किसी ने बोला ये देख 350 जाएगा, खरीद लो, खरीद के रख लिया, 3 महीने में 350 आ गया। और उसका लो प्राइस 150 था, तो 150 में तो खरीदा नहीं, 250 में खरीदा, क्योंकि 250 वाले की तो उम्मीद है कि वो 350 मारेगा। ये मैंने तुमको शेयर का बताया था ना, हाई हाई लो लो बताया ना, वही लॉजिक है। करें अगला लास्ट टॉपिक, फिर अगली क्लास में आपको क्वेश्चंस कराऊंगी आते ही। आज मूवमेंट एंड शिफ्ट करेंगे। आईसीआई की बुक आप रेफर कर रहे हो, और उसको इजी वे में, ये हमारी बुक है, इजी वे में, मतलब वो ज्यादा लेंदी है, इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, उसको इजी कंसाइज वे में करा। रेस्ट इज योर कॉल, मतलब क्लास में तो मुझे लगता है यही बुक रेफर हो, और एक्स्ट्रा के लिए आप आईसीआई की बुक घर पे जाके देख सकते हो, मैं मना नहीं कर रही, रख सकते हो, है ना, मतलब आप रखो, लो, इजी रखो। और पर आईजीपी वाली क्लास में रेफर कर लो, घर पे आईसीआई रेफर कर लो। देखना, जैसे मैं क्या करती थी, व्हाट आई यूज्ड टू डू व्हेन आई वाज डूइंग सीए, मैं 4 साल में सीए बनी, तो एक काम करती थी, जो भी कोचिंग मैं भी लेती थी, तो जो पढ़ाया टीचर ने, उनकी किताब साथ साथ खत्म कर ली। अब मेरे को वो कॉन्सेप्ट मेरे घुस गया दिमाग में, अब मेरे को रिवीजन करना है, तो मैं स्टडी मटेरियल मजे में रीड मारती थी। तो स्टडी मटेरियल इज फॉर माई रीडिंग, नॉट फॉर माई लर्निंग, एंड फॉर माई लर्निंग इज माई टीचर बुक, जिसपे वो मेरे को बता रहा है, उसी के सारे एग्जाम्पल उसी के, क्योंकि उसने शॉर्ट स्मार्ट इजी वे दे दिया मेरे को, और आईसीआई ने मुझे बड़ा 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 दे दिया। तो हमारा काम ही क्या है, बड़ी बुक को शॉर्ट करके इजी करके देना। और आप, मैं भी स्टडी मटेरियल रीडिंग मारती थी, मैं मारना बहुत अच्छा है, पर आईसीआई का सिर्फ रीड मारो, याद ये करो। अब आ रहा है टॉपिक मूवमेंट एंड शिफ्ट। ओके बच्चे, मूवमेंट एंड शिफ्ट। अब मूवमेंट एंड शिफ्ट क्या है, इसका एक ही कारण है प्राइस। और शिफ्ट का कारण क्या है, बहुत सारे कारण है, पर प्राइस नहीं है। इसके कारण है फैक्टर्स अदर देन प्राइस, अदर देन प्राइस।
तो मूवमेंट का कारण है और शिफ्ट का कारण है। अब प्राइस का वजह से अगर मूवमेंट होती है तो प्राइस की वजह से मूवमेंट हो रही है तो कैसे? ये मेरा प्राइस और ये मैंने क्वांटिटी डिमांड करी। प्राइस अगर कम हो गया P1 तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांड मैंने ज्यादा कर दी। मूवमेंट में मैं सिर्फ क्या देख रही हूं? एक ही कारण, प्राइस। तो प्राइस कम हुआ और डिमांड क्या हो गई? ज्यादा। और अगर प्राइस ज्यादा हो गया P2 तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई? कम, QD2। तो ये मेरा क्या बन गया? एक डिमांड कर्व, हाँ या ना? अब इस डिमांड कर्व को ऐसे देखना, ऐसे देखो, यहां से देखो, ये वाला, ये येलो पोर्शन क्या बता रहा है? प्राइस गिरा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी। इट इज नोन एज डाउनवर्ड मूवमेंट। क्या बोला? डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। और डाउनवर्ड मूवमेंट जब भी होता है ना बच्चों, उसका कारण क्या होता है? प्राइस गिरना। जब प्राइस गिरेगा तभी तो डिमांड बढ़ेगी। तो डाउनवर्ड मूवमेंट का मतलब ऑल्सो नोन एज और एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं हम इसको? व्हाट इज एक्सपेंशन? क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ना, एक्सटेंड होना। वो एक्सटेंड क्यों हुई है? एक्सपेंशन में एक्सटेंड क्यों हुई है? क्योंकि इसका कारण क्या है? प्राइस गिरा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी और मूवमेंट कैसा रहा? येलो में मूवमेंट कैसा रहा? नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ इसको क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मूवमेंट। अब मैं बना रही हूं, ये देखो, ये वाला पोर्शन देखना, ये वाला, ये ब्लू वाला पोर्शन। अब ब्लू वाले पोर्शन में क्या हुआ? ये ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ। इसको मैंने क्या बोला? प्राइस बढ़ा और क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई? कम। तो प्राइस बढ़ा और क्वांटिटी डिमांडेड हुई कम और मूवमेंट कैसा रहा? अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट। और अपवर्ड मूवमेंट को हम एक और नाम से बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन? डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होना, कम होना। और कम क्यों हो रही है? इसका एक ही कारण है बच्चे, प्राइस। तो डिमांड कम क्यों हुई? क्योंकि प्राइस बढ़ गया था। डिमांड बढ़ी क्यों? डिमांड बढ़ी क्यों? क्योंकि प्राइस घट गया था। हाँ, तो फिर आपसे कोई पूछ ले, कितने भी MCQ आ जाए, तैयार रहना। अगर प्राइस की वजह से, आगे लिख देती हूं, सेम डिमांड कर्व में मूवमेंट होए, या तो ऊपर या नीचे, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, या तो अप या डाउन मूवमेंट हो, सिर्फ सेम डिमांड कर्व, मैं बाहर नहीं जा रही हूं इसके। जब सेम डिमांड कर्व में मूवमेंट होगी और वो मूवमेंट क्या, कैसी होगी? या तो ये नीचे या तो ये ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे? मूवमेंट। मैं डिमांड कर्व में अभी शिफ्ट में आई नहीं, शिफ्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसका कारण कहीं से भी प्राइस नहीं है बच्चों, कहीं से भी प्राइस नहीं है। क्या मूवमेंट समझ आया तुमको? तो व्हाट इज मूवमेंट क्लास? सेम कर्व में, सेम एक ही कर्व है, या तो नीचे या ऊपर। नीचे का कारण प्राइस, ऊपर का कारण प्राइस, तो दोनों का कारण प्राइस है। प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। कौन सा मूवमेंट? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मूवमेंट नोन एज एक्सपेंशन। प्राइस ज्यादा, डिमांड कम। कौन सा मूवमेंट? अपवर्ड। अपवर्ड को हम क्या बोलेंगे? डिमांड कम हो गई, कॉन्ट्रैक्शन। पर डिमांड चेंज नहीं हुई, चेंज नहीं हुई है, सेम है, सेम, ऊपर नीचे, चेंज नहीं हुई। डिमांड अभी एक्चुअल में डिफरेंस तुम देखोगे, डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अभी क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है कम या ज्यादा। अब मैं बात करने जा रही हूं शिफ्ट की। शिफ्ट का कारण क्या है? अदर देन प्राइस। तो अभी कॉपी कर लेंगे आराम से, पहले समझते हैं। यहां पे मैं लिख रही हूं शिफ्ट। शिफ्ट भी दो पार्ट्स में बटा है। मूवमेंट दो पार्ट में बटा, कौन सा? डाउनवर्ड, अपवर्ड।
ऐसे शिफ्ट का पहला पार्ट है राइटवर्ड और दूसरा पार्ट है लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड को एक और तरीके से बोलूंगी इंक्रीज, और लेफ्टवर्ड को एक और तरीके से बोलूंगी, और आप याद रखना शिफ्ट का कारण प्राइस बिल्कुल नहीं है। क्या बोला मैंने? अदर देन प्राइस। अब मैं इसको ना डायग्राम बनाती हूं और आप स्केड्यूल से रीजन बताऊंगी, शायद वो बुक में नहीं होते किसी भी, और दिमाग में छप जाने चाहिए क्योंकि इसमें एमसीक्यू बहुत है। अभी शिफ्ट डिमांड का पढ़ लेंगे, फिर सप्लाई का शिफ्ट आ जाएगा, फिर दोनों का शिफ्ट मिला के इक्विलिब्रियम बनेगा, और इक्विलिब्रियम में पेपर में आएंगे केस स्टडीज। तो अगर मेरा यहां का शिफ्ट क्लियर हो गया तो मुझे सप्लाई में भी समझ आएगा, और अगर मुझे दोनों समझ आए तो मैं इक्विलिब्रियम के लिए रेडी हो गई, और इक्विलिब्रियम की पेपर में केस स्टडीज आती। चलो अब राइटवर्ड शिफ्ट इंक्रीज और लेफ्टवर्ड डिक्रीज। देखो डायग्राम, what happened, this was the original price and quantity demanded, and this was your original demand curve. Now what happened, ये देखो प्राइस सेम है और डिमांड बढ़ गई QD1, या फिर डिमांड सेम है और प्राइस बढ़ गया। तो यहां पे शिफ्ट जो निकल के आया है वो ऐसे निकल के आया, D1 D1, ये D था। ये क्या हुआ? राइटवर्ड शिफ्ट। अब राइटवर्ड शिफ्ट के 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको बोल रही हूं पॉइंट A और इसको बोल रही हूं पॉइंट B। अब A का मतलब क्या? A का मीनिंग लिख देती हूं, A इज इक्वल इनटू same price increase in quantity demanded, okay? and B का मतलब क्या है बच्चे? बोलो बोलो बोलो, तुम बोलो। same quantity demanded increase in price। इतनी बात समझ आ रही है? A और B समझ आ रहा है? अब देखना, अगर मैं बोलूं सेम प्राइस है तो डिमांड तो चेंज नहीं होनी चाहिए, सेम प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। अगर ये मूवमेंट होता तो प्राइस गिरता तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती, और अगर ये मूवमेंट होता तो अगर प्राइस बढ़ता तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होनी चाहिए थी? कम होनी चाहिए थी। पर यार ये लॉजिक क्या है? दोनों में से एक चीज कांस्टेंट है। पहले केस में किसको कांस्टेंट करा है? प्राइस, और दूसरे केस में किसको कांस्टेंट करा? मतलब इसका कारण प्राइस नहीं है। अब इसका कारण क्या है वो बताओ। देखो शिफ्ट का कारण लिख रही हूं, पहला फर्स्ट रीजन राइज इन इनकम। क्या बोला मैंने? राइज इन इनकम। अब लॉजिकली देखना, मैं 100 आइटम लेती थी 100 रुपए के, तो कितना खर्च करती थी? 10,000 रुपए। चलो यार ये मैं कंज्यूमर का एंगल लेती हूं, तो मैं यहां पे ऐसे कर देती हूं, लो कितना लिख दिया? 1000 रुपए। मेरी इनकम कितनी थी इस समय? मेरी इनकम थी 50,000। दिस वॉज माई इनकम। अब मेरी इनकम बढ़कर कितनी हो गई बच्चे? 80,000। इतनी बढ़ा देते हैं, इनकम बढ़ गई। दिस इज माई इनकम 1। पहले 50 कमा रही थी, अब कितना? 80 कमा रही हूं। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, 100 रुपए का प्राइस है, ये क्या है? प्राइस। अब मैं 100 रुपए में अब 15 चीजें लूं, हाँ या ना? क्योंकि अब तो मेरी इनकम ज्यादा है ना, तो 100 रुपए में मैंने क्या लिया? 15 यूनिट्स ली। ये क्या है? क्वांटिटी डिमांड। आ रही है मेरी बात समझ? या फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है, और मैं ऐसा करूं, क्या पता रेट बढ़ गया हो 150, और 150 में कम से कम 10 तो लूं, तो कितना खर्चा हो रहा है? 1500। अब लॉजिकली मेरी इनकम कितनी हुई? 80 से और 50 से
80,000। तो क्या मैं बोल सकती हूँ 100 रुपए में पहले 100 यूनिट ली, अब कितनी ले रही हूं 15। तो इसको बोल सकती हूँ पॉइंट ए। कैन आई कॉल इट एज पॉइंट ए? यस और नो? और अगर मैं बोलूं इधर मैं क्वांटिटी डिमांडेड, सॉरी यहां 100 नहीं, कितना है 10, और यहां प्राइस कितना हो गया, तो या तो मैं इस पॉइंट पे हूं 150 इंटू 10, दिस इज पॉइंट बी। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी पॉसिबल कब हो पाए हैं? इसका कारण प्राइस है, इसका कारण क्या है, राइज इन इनकम। क्योंकि अगर मेरी इनकम 50,000 ही है और अगर ये चीज 100 रुपए प्राइस है, तो मैं डिमांड क्या करूंगी, अगर ये 100 की जगह 150 हो जाएगा और मैंने कितने रुपए खर्च करने हैं, 1000 ही खर्च करने हैं, क्योंकि मेरी हैसियत ही 1000 की है, तो मुझे क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी ना। बस यही लॉजिक है। तो अगर मेरी इनकम पहले भी 50 के, अभी भी 50 के, और 50 के में मैं 100 रुपए प्राइस की 10 यूनिट ले रही हूं और अभी भी मेरी 50 है, तो 100 रुपए में मुझे जाहिर सी बात है, सॉरी 150 रुपए में जाहिर सी बात है कम क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। कितनी लू आप बताओ? 150 इंटू लगभग कितना कर दू, 7.5 या 8? नहीं, 8 नहीं हो पाएगा। तो मुझे अपनी क्वांटिटी को क्या करना पड़ा, क्योंकि प्राइस बढ़े क्वांटिटी घटानी पड़ी, क्योंकि इनकम क्या थी, सेम। पर ये लॉजिक तो है ही नहीं, मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं सेम प्राइस में या तो ज्यादा लूंगी या ज्यादा प्राइस में सेम लूंगी। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। क्या क्लियर है सबको? पूरी क्लास को लॉजिक क्लियर है? अब मैं उल्टा बनाऊं, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इसको रब कर रही हूं। अब किसकी बात करूं, जल्दी बताओ। लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या होगा, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व पी और क्यू डी, व्हाट विल हैपन, क्यू डी 1 and this. So this will become leftward shift D2. ठीक है, इसे P2 और QD2 कर देती हूं आपको और क्लियरिटी के लिए, क्योंकि वहां 1 करा था तो यहां 2 कर देते। अब कौन सा शिफ्ट हुआ बेटा, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व था, कैसा शिफ्ट हुआ, समझे इस चीज को? लेफ्टवर्ड शिफ्ट का उदाहरण, क्या खर्चा कर रहे थे, पहले प्राइस कितना था बोलो, 100, कितनी यूनिट्स लाए, कितना खर्चा हुआ, कितनी इनकम थी, अब क्या हुआ होगा, फॉल इन इनकम ना। फॉल इन इनकम कितना हो गया, 30। तो अब 30 में क्या ऑप्शन है देखते हैं। अगर प्राइस ही 100 रुपए है तो अपने को कम डिमांड करनी पड़ेगी। अगर प्राइस ही 100 रुपए तो अपने ने कितनी ली, लेट सपोज 5 यूनिट, खर्चा कितना हुआ 500। हाँ, और अगर मैं बोल दूं प्राइस कितना हो गया 50, तो अपन कितनी लेंगे, कितना हो गया 500। तो ये कौन सा पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे, इसको लिख लेते हैं, मैं थोड़ा डिटेल इंटरप्रिटेशन कर रही हूं। क्या हम बोल सकते हैं, सेम क्वांटिटी डिमांडेड पर लेस प्राइस, हाँ या ना, सेम क्वांटिटी डिमांडेड पर लेस प्राइस। और इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा बोलो, लेस प्राइस, सॉरी उल्टा लिखा है, उसको सीधा लिख देते हैं। तो यहां पे क्या बोलेंगे, लेस प्राइस बट सेम क्वांटिटी demanded. So what happened, why we are able to do, because there is a fall in income. क्या आपको लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्लियर हुआ? ऊपर क्या लिखा,
अच्छा, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड, एक मिनट रुको, उल्टा गलत लिख दिया ना, ऊपर हुआ हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई है, तो पहले प्राइस को लिखते हैं, सेम प्राइस और लेस क्वांटिटी डिमांडेड। अब एकदम राइट है। तो ये हमारा लेफ्ट वर्ड का एक्सप्लेनेशन हो गया, और ऊपर क्या एक्सप्लेन दिया, राइट वर्ड। कहीं किताबों में इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर आज मैं इसको डिटेल लेके चलूं, क्योंकि एक बार क्लियर है ना तो फ्यूचर में इश्यू नहीं है। तो अभी ना आप ना कॉपी मारो पहले इस चीज को। मूवमेंट ना मैं आपको आपकी बुक से दिखा रही हूं, एक बार मूवमेंट पहले बुक से दिखा रही हूं। मूवमेंट का कारण बोलो, जल्दी बोलो जल्दी। मूवमेंट का एक ही कारण है बेटा, प्राइस। कितने प्रकार के मूवमेंट, पहला एक्सपेंशन, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन। खैर कॉन्ट्रैक्शन अभी एक्सपेंशन में डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो मूवमेंट क्या रहती है, डाउनवर्ड। पर डिमांड कर्व चेंज होता है, नहीं। तो प्राइस गिरा, डिमांड बढ़ी, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन। और जब प्राइस चेंज होता है, अदर फैक्टर्स को क्या करते हैं, कांस्टेंट, दूसरे फैक्टर्स नहीं लेना। अब मैं आपको अगर बोलूं ये एक्सपेंशन का डायग्राम है, मूवमेंट क्या हुई है, डाउनवर्ड। प्राइस गिरा, डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी, पर डिमांड कर्व क्या था, एक। अब मूवमेंट का दूसरा पार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस बढ़ता है, क्वांटिटी, तो इसके फैक्टर्स भी कांस्टेंट है, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मूवमेंट क्या है, पर डिमांड कर्व क्या है, सेम। तो ये रहा मूवमेंट हमारा, प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हुई, मूवमेंट हो गया अपवर्ड। क्लियर है, ये यहीं से पढ़ा, बुक में से भी आप कर सकते हो। अब आ गए शिफ्ट। शिफ्ट को इतना डिटेल ना मेरी बुक दे रही है ना आईसीआई की दे रही है। तो शिफ्ट में पहले देखती हूँ, शिफ्ट दो प्रकार के, पहला कौन सा, इंक्रीज और दूसरा कौन सा है, डिक्रीज। और इसका सिर्फ एक पॉइंट एक्सप्लेन करा है, राइज इन इनकम 50 से 80। और इसका एक ही पॉइंट एक्सप्लेन करा है, कौन सा, 50 से 30। पर इसका एक पॉइंट हमने ए और बी पॉइंट करके समझा था। 8 पॉइंट सेम प्राइस, बताओ कितना प्राइस था इनकम में, 100, पर डिमांड कितनी हो गई थी, 15। हाँ, तो 1500 खर्च हुए थे ना, हाँ या ना। सेम डिमांड, कितनी डिमांड, 100, सॉरी सेम डिमांड 10, और प्राइस इंक्रीज कितने के हो गए थे, 150। अभी भी खर्चा कितना हुआ, यही पढ़ाया, ये 8 पॉइंट एक्सप्लेन करा है या नहीं। So we know these 2 points. And same way, fall in income. यहां पे क्या बोलेंगे, सेम प्राइस डिक्रीज इन क्वांटिटी, और सेम डिमांड डिक्रीज इन प्राइस। I hope it is clear. Now I want you people to copy shift. To copy shift. Shift के दोनों केस। ये कॉपी करेंगे तो आपको एक केस और कराएंगे, बस एक केस और क्लास वाइंड अप, एक केस। हाँ जी, एक्चुअली बाद में कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, इसलिए मैं ये लिखवा रही हूं। So this is an explanation given to rise in income. इनकम कहां से कितनी हुई, 50 से 80। तो जब 50 से 80 इनकम होगी तो बोलो क्या करेंगे अपन,
सेम प्राइस में या तो ज्यादा लेंगे पॉइंट ए, या फिर ज्यादा प्राइस में कम से कम उतना ही लेंगे। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, सबको समझ आ गया ना ए और बी पॉइंट? तभी हमारा शिफ्ट क्या हो रहा है, राइट वर्ड इंक्रीज इन डिमांड। लिखा चल रहा है, कहाँ चल रहा है, लिख रहे हो सच्ची में? पूरा क्यों नहीं? अच्छा वही पिछली बार भी यही कह रहा था, फिर कब कॉपी करोगे? ठीक है, रिवीजन ऐसे हो जाता है, डिपेंड्स अपॉन। जितना कराया प्लीज पढ़ के आना, क्वेश्चंस कराऊंगी आके अगली क्लास में आते। हो गया ये कॉपी? डन? नो, आज दूसरा पॉइंट तुम करने देखो, यहां पे भी देखो कमोडिटी चल रही है, ERX 6.21% बढ़ी हुई है। कौन सी कमोडिटी है मुझे नहीं पता, तुमको नीचे दिख रहा है एकदम से? अच्छा इन्होंने खोल भी दिया, अरे बंद करो प्लीज, बंद। मैंने क्यों छेड़ दिया इसे? डेली एनर्जी बुल का प्राइस बढ़ गया। अरे रुक जा, बंद हो जा भाई, कैसे करके मानोगे? डन? हाँ, नीचे तो ले आओ, लेफ्ट वर्ड के लिए लेफ्ट वर्ड, तो ये ओरिजिनल था 50,000 में, 100 रुपए प्राइस, डिमांड 10, 1,000 रुपए खर्चा। जब कमाई 30,000 हो गई तो क्या करा अपन ने, सेम प्राइस पे कम यूनिट्स ली, 500 रुपए खर्चा करा, या फिर कम प्राइस में कम से कम उतनी यूनिट ली, तभी भी खर्चा कितना है, 500, है ना? एक रीजन और क्लास खत्म। एक रीजन और, आते ही थर्सडे को पहले रिवाइज कराऊंगी, फिर आगे चलेंगे। आयुषी क्लियर है आपको? बोलूं बेटा, बताओ पॉइंट बताओ। चलो, क्या दिया है, राइज इन द प्राइस ऑफ, एक रीजन राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। चलो इसी चीज को देखते हैं। इसके लिए ना मुझे रब करना पड़ेगा, क्या मैं ये डायग्राम रब नहीं कर रही, ये एक्सप्लेनेशन रब कर रही हूं। इसको थोड़ा बड़ा कर रहे हैं और इसको रब कर रही हूं। ओके, सो राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट,
ठीक है, ये दोनों डायग्राम में देखना सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस कर पाए। तो मैं यहां पे बोल रही हूं कोक और यहां पे लिख रही हूं पेप्सी। 10 रुपए की कोक, प्राइस 10 रुपए पेप्सी। 100 लोग कोक ले रहे हैं, 100 लोग पेप्सी ले रहे हैं। अब इसको मैं रब कर देती हूं, ये 100 150 हटा देती हूं यहां से। इसी डायग्राम में फिट होने वाला है मामला। अगर कोक 10 रुपए की है, कितने लोग डिमांड कर रहे हैं कोक? 100 लोग। इतना क्लियर? अब पेप्सी क्या हो गया? महंगा हो गया। कितने का हो गया? 12 का। अब पेप्सी के लोग उठ के किसके पास आ गए? और कोक अभी भी कितने का है? 10। तो यहां पर हो गए 150 लोग, और यहां पर कितने रह गए? तो अब पेप्सी, ये डायग्राम किसका बनाया मैंने? तो पहले कोक 10 रुपए में 100 लोग लेते थे, अब 10 रुपए में कितने लोग ले रहे हैं? 150। पॉइंट ए राइटवर्ड शिफ्ट हो गया ना। क्या रीजन बोला? राइज इन द प्राइस ऑफ, ये 12 की हुई, इसकी 10 रुपए में डिमांड बढ़ गई 100 से, अब 150 कस्टमर आ गए इस पे। समझ आया? अब मैं यहां पे उल्टा लिख देती हूं, यहां पे राइज देगा, यहां पे अब क्या करेंगे? फॉल। 10 100 10 100। कोक पेप्सी, अब यहां पे पेप्सी कितने का हो गया? 8 रुपए का हो गया। 8 का हो गया। अब देखते हैं, ये 10 रुपए का क्या था? कोक था। कितने लोग ले रहे थे डिमांड? 100 लोग। हाँ या ना ओरिजिनल में? अब कितने का पेप्सी हुआ? 8 का। और कोक अभी भी कितने का है? 10 का। अब निकल के क्या आया? जब ये सस्ता हुआ तो इसके लोग उठ के इसके पास आ गए। यहां पे कितने हो गए? 150। और यहां पर कितने हो गए? 50। तो भाई 10 रुपए में आप कोक कितने लोग ले रहे हैं? 50। तो भाई जब 10 रुपए में 50 लोग ले रहे हैं तो शिफ्ट क्या हो गया? लेफ्टवर्ड। क्लियर हुआ? तो लेफ्टवर्ड का कारण क्या, मैं एक बार लिख के जाऊं? क्या है यहां पे? क्या बोलेंगे? राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, SG। यहां पे फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। वो 10 की चीज 12 की हो गई, वो 10 की चीज 8 की हो गई। तो जब वो 8 की हुई तो भाई साहब यहां पहले 100 लोग ले रहे थे, अब 50 ले रहे। जब वो 12 की हुई तो पहले यहां 100 लोग थे, अब यहां पे कितने? 150। तो ये दूसरे गुड का इफेक्ट है, ये प्राइस का इफेक्ट नहीं है। तो आज 2 ही रीजन करें, बाकी रीजन अगली क्लास में करेंगे। तीसरा रीजन डायग्राम में आता है, वो मैंने आपको पढ़वा दिया था, ये वाला 8th वाला। ठीक है, डन। ठीक है, तो सी यू ऑन थर्सडे एंड विल रिवाइज फर्स्ट एंड गो फर्दर।